फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नंबर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यापारी का व्यापार प्रारंभ और समापन किसके द्वारा होता है? इंग्लिश में क्वेश्चन है, द कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ अ मर्चेंट ट्रेड इज, यानी कि कभी सोल ट्रेड मर्चेंट ट्रेड का कमेंसमेंट होता है, यानी उसको प्रारंभ करते हैं, और जब उसको हम टर्मिनेट करते हैं तो वो किसके द्वारा होगा? व्यापारी द्वारा यानी कि ट्रेडर द्वारा, बाय नो रेजोल्यूशन यानी बिना अधिनियम द्वारा, बाय गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा, या बाय लॉ। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, व्यापारी द्वारा। एकांकी व्यापारी जब भी अपने व्यापार को स्टैब्लिश करेगा या फिर उस अपने बिजनेस को बंद करेगा, जिसको हम बोलते हैं बाइंड अप या फिर टर्मिनेट करेगा, तो फ्रेंड्स ये उसकी खुद की मर्जी होगी। उसे किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई लॉ हो, क्योंकि वो उसका खुद का बिजनेस है, कोई पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। उसके सारे रिस्क, उसके सारे प्रॉफिट उसके ही हैं, तो सारे डिसीजंस भी वो खुद लेगा। उसका जब मन करेगा, जहां मन करेगा वो वहां पर उसको स्टैब्लिश कर सकता है, और उसको अगर मन करेगा कि वो इसको क्लोज कर दे, अपने बिजनेस को वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो कभी भी उसको क्लोज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी व्यापारी समस्त संपत्तियों को स्वामी होता है और सारा जोखिम उठाता है, यह कथन किसका है? यानी कि सिंगल ट्रेडर इज द ओनर ऑफ ऑल असेट्स एंड टेकल ऑल रिस्क, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। ऑप्शंस हैं L.H. हेने, चार्ल्स एस टिपेट्स, सी ऑप्शन है C.W. गेस्टनबर्ग, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स, ये किसने कहा था? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, ये दिया गया था C.W. गेस्टनबर्ग के द्वारा। फ्रेंड्स, इस तरह के स्टेटमेंट्स के भी क्वेश्चंस आपके में पूछे जा सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको उसका रिवीजन जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी व्यापार का पंजीयन होता है। पंजीयन का मतलब फ्रेंड्स यहाँ रजिस्ट्रेशन से है, तो एकांकी व्यापार यानी सोल ट्रेड का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा? अनिवार्य यानी जिसको मैंडेटरी बोलते हैं, सरकार द्वारा यानी गवर्नमेंट द्वारा, आवश्यक नेसेसरी, आवश्यक नहीं यानी नॉट नेसेसरी। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, सरकार जो सोल ट्रेड जो होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि वो खुद उसकी सारे चीजों को वेयर करेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो उसको खुद वेयर करने हैं, तो उसको पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होती है। वो उसका खुद का बिजनेस है, कोई पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उसे किसी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज की भी जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, साझेदारी फर्म को चला सकता है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म रन बाय ए, सभी साझेदार यानी ऑल पार्टनर्स, वन और ऑल पार्टनर्स, सी ऑप्शन है एनी वन, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, साझेदारी फर्म को कोई एक पार्टनर चला सकता है या सभी पार्टनर चला सकते हैं। ये उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि उन लोगों ने अपने बीच में किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, किस तरह की कंडीशंस लगाई हैं। तो कोई एक पर्सन या तो उस बिजनेस को चला सकता है, या फिर जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे उस बिजनेस को चला सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना होता है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना क्या है? आवश्यक, मैंडेटरी, स्टैट्यूटरी या फिर इलीगल? फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, नेसेसरी और मैंडेटरी में बहुत डिफरेंस है। नेसेसरी का मतलब होता है कि आवश्यक है, यानी कि आपको जो भी बेनिफिट मिलेंगे तो इस पर्पज से आपको आवश्यक होता है कि आप करा लो। लेकिन मैंडेटरी में यह है कि आपको 100% गवर्नमेंट की ये प्रोविजन है कि आपको कराना ही है, अगर आप नहीं कराओगे तो आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। तो मैंडेटरी और नेसेसरी में बहुत डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, ठीक से आंसर दीजिएगा, इसलिए मैंने इस दो ऑप्शंस को यहाँ पे इंक्लूड किया है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आवश्यक। फ्रेंड्स, इसका पंजीयन कराना आवश्यक होता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं होता है। डिपेंड करता है कि वो कराता है या नहीं। अगर वो कराएगा तो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ की तरफ से, तो वो उसको लेने के लिए लायबल होगा। अगर वो उसको नहीं मिलेंगे, अगर वो नहीं कराता है, तो वो किसी बेनिफिट के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी द्वारा अपने हित का हस्तांतरण किया जा सकता है, यानी कि अ पार्टनर ट्रांसफर देयर राइट्स, एक पार्टनर अपने राइट्स को ट्रांसफर कर सकता है अपनी मर्जी से
सभी साझेदारों की स्वीकृति से, बहुमत से या सरकार की आज्ञा से। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सभी साझेदारों की स्वीकृति से। वो अभी अपनी मर्जी से कभी नहीं करा सकता, ना ही बहुमत से करा सकता कि ये सोचें कि मेजोरिटी मिल गई है और वो ट्रांसफर कर देगा। नहीं, अगर बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कोई एक पर्सन भी नहीं एग्री होता तो वहाँ पे वो अपने ट्रांसफर नहीं कर सकता। ईच एंड एवरी पर्सन को वहाँ पे अपनी देनी पड़ेगी कंसेंट कि हाँ वो एग्री हैं, तब वो ट्रांसफर कर सकता है। और इसमें कोर्ट की परमिशन की जरूरत तो होती नहीं है, सिर्फ इसमें आपको जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनसे आपकी परमिशन की जरूरत होती है। अगर सभी लोग एग्री हो जाते हैं तो अपने ट्रांसफर को कोई भी पार्टनर ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त कंपनी में संचालकों को संयुक्त रूप से कहते हैं, यानी कि इन दी जॉइंट कंपनी दी ऑपरेटर्स आर जॉइंटली कॉल्ड कमेटी, बोर्ड, मैनेजमेंट या जॉइंट कंपनी। तो बताइए फ्रेंड्स इसका क्या राइट आंसर है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बोर्ड। जब जो मेंबर्स होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, जिनको हम संचालक या ऑपरेटर बोलते हैं, तो उनको हम बोर्ड बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उनको हम बोर्ड बोलते हैं। और ये जो पब्लिक होती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके द्वारा ही ये अपॉइंट किए जाते हैं मेजॉरिटी से, और ये उनके बिहाफ पर काम करते हैं, यानी कि इनको हम एक तरह से उनका शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूंजी वाली कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से होता है, यानी कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी, कैपिटल कंपनी कम्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। डिफरेंट होती है, एक ही होती है, कम होती है या अधिक होती है। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ए, डिफरेंट। एक पूंजी वाली कंपनी का अपने सदस्यों से बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसकी अलग एंटिटी होती है, उसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होती है, वो हर चीज में अपने सदस्यों से अलग होती है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, साझेदारों के आपसी अधिकार और कर्तव्य तय किए जाते हैं, यानी कि पार्टनर डिसाइडेड्स ऑल राइट्स एंड ड्यूटीज। अब पार्टनर्स के सभी राइट्स एंड ड्यूटीज कहाँ पर डिसाइड की जाते हैं। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या चीफ जस्टिस के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि पार्टनरशिप, जिसे हम साझेदारी संलेख भी बोलते हैं। हर पार्टनरशिप फर्म को एक पार्टनरशिप डीड बनानी होती है। अगर वहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उनको टेबल ए फॉलो करनी होती है, जिसमें सभी चीज मेंशंस होती हैं। तो वैसे तो हर कंपनी अपनी एक अलग पार्टनरशिप डीड बनाती है, लेकिन अगर वहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में वो अपने टेबल ए को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, प्रधान और अभिकर्ता का संबंध होता है, यानी कि ओनर और एजेंट का रिलेशन क्या होता है, किस में होता है। सोल ट्रेड में, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी संगठन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है साझेदारी संगठन। साझेदारी संगठन के अंदर पार्टनर, ओनर और एजेंट का रिलेशन होता है, जिसमें कि एजेंट जो होते हैं वो उनके पार्टनर्स कहलाते हैं और पार्टनरशिप फर्म ओनर की तरह काम करती है। दुर्लभता का विज्ञान है यह कथन है, यानी इकोनॉमिक्स ऐसी साइंस है, रेयरिटी की साइंस है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है। जे.एम. कीन्स, मार्शल, रॉबिन्स, जे.के. मेहता। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रॉबिन्स। रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछी जाती है ये एग्जाम में। ऑप्शंस हैं जे.आर. हिक्स। फ्रेंड्स यहाँ पे ये हिंदी का यहाँ पर मिस हो गया है वर्ड, तो आप इंग्लिश में देख लीजिए, जे.आर. हिक्स, मार्शल, एडम स्मिथ, पी.एल. सैमुअल्सन। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि बहुत ही फेमस बुक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, यानी कि इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है। रिकार्डो, कौटिल्य, एडम स्मिथ या मार्शल। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। अगेन इसका राइट आंसर है सी, जो कि है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ वेलफेयर, वेल्थ ऑफ नेशन या फिर इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री। फ्रेंड्स इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, तो हमने इसलिए इसको इंक्लूड किया है। तो इसका राइट आंसर है सी, जो कि है वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक का नाम है J.R. हिक्स, मार्शल, एडम स्मिथ या कौटिल्य? फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, कौटिल्य, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? वो थे कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के उपभोग में 1 इकाई की वृद्धि होने पर कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी वस्तु में अगर हम उसको उपभोग करते हैं तो 1 इकाई की वृद्धि होने पर हमारी जो कुल उपयोगिता होती है उसमें भी हमारे इंक्रीजमेंट होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? कुल उपयोगिता, सीमांत यानी मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, किसी भी कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं, तो जब हम उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद एक एक्स्ट्रा कमोडिटी को यूज करते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट को यूज करते हैं, तो टोटल यूटिलिटी के बाद टोटल यूटिलिटी जो हमें मिलती है उसमें भी जब इन्हेंसमेंट होता है तो वो इन्हेंसमेंट हमारा कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य उपभोग में वृद्धि होने पर सीमांत उपयोगिता यानी क्या होगा? सीमांत उपयोगिता में फर्क क्या पड़ेगा? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, अनचेंज्ड होगी या फिर वो प्रारंभ में तो घटेगी लेकिन बाद में क्या होगा? वो बढ़ती चली जाएगी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, जो कि है घटती है। जब हम सामान्य उपयोग में कोई किसी भी चीज को वृद्धि करते हैं, यानी कि कोई प्रोडक्ट है, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, 1 यूनिट हमने कंज्यूम की, हमें पूरी टोटल यूटिलिटी उसकी मिल गई। सेकंड कंज्यूम की, फिर भी हमें टोटल यूटिलिटी मिल गई। लेकिन जैसे हमने थर्ड यूनिट उसकी कंज्यूम करी तो हमारी जो उसकी यूटिलिटी थी वो हमें थोड़ी कम मिली, क्योंकि अब क्या था, हमारा जो कंजम्पशन लेवल है वो पीक पॉइंट पे पहुंच गया है। और जब हमारा कंजम्पशन लेवल यानी जो हमारा सेटिस्फेक्शन है पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, उसके बाद अगर हम किसी एक्स्ट्रा यूनिट या फिर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो वहां पर हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो डिक्रीज में चली जाती है। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की मांग तब परिवर्तित होती है जब, यानी यहाँ पर लॉ दिया है हमारा, डिमांड लॉ ऑफ डिमांड दिया है। इसमें बता रहे हैं ये कि किसी वस्तु की मांग यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर परिवर्तन होता है तो वो कब होगा? उपभोग की आय परिवर्तित होगी तब, या वस्तु की मांग की लोच अधिक होगी, कीमत परिवर्तित होगी या फिर जनसंख्या परिवर्तित होगी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कीमत परिवर्तित होगी। फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में ये बताया गया है कि कभी भी अगर किसी भी प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो हमारी जो डिमांड है उसमें भी चेंजेस आएंगे। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस अगर डाउन जा रहा है तो डिमांड वहाँ इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हमारे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगी? डाउन में चली जाएगी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवश्यक वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच होती है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसरी आइटम्स कैसी होगी? 0, 1, 1 से अधिक या 1 से कम? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, 0। फ्रेंड्स कोई भी ऐसी नेसेसरी आइटम है, अगर उसकी प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो वहां पर आपकी वो डिमांड किस तरह की होगी? आप देखिए फ्रेंड्स, नेसेसरी आइटम जैसे कि फूड है, ठीक है, फूड में भी आप लग्जरी फूड ना लेके एक नॉर्मल जो फूड होता है जो कि हर नॉर्मल पर्सन लेता है उसे, आप उस फूड के लिए सोचे। अगर वो फूड इंक्रीज हो रहा है फिर भी आप अपने पेट भरने के लिए, अपनी लाइफ को स्मूथली रनिंग करने के लिए उतना फूड लोगे जितना आपके लिए रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर वो कम हो जाता है उसका प्राइस तब भी आप उतने लोगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक्सेस में कंज्यूम करने लग जाओगे। या फिर नेसेसरी आइटम जैसे कि मेडिसिन भी हम यहाँ ले सकते हैं। मेडिसिन है, अगर अगर मेडिसिन के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो जो हमारी नेसेसरी की जो मेडिसिन होती हैं अगर उनके प्राइस इंक्रीज होंगे तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम मेडिसिन ला लें, क्योंकि मेडिसिन ना लेने से क्या होगा, हमें और भी ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होगी, हम बीमार भी पड़ सकते हैं। लेकिन अगर वही मेडिसिन के प्राइस अगर डिक्रीज होते हैं फिर भी हम क्या करेंगे, उस मेडिसिन को लेंगे, उतनी ही लेंगे जितनी हमें जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर मेडिसिन के प्राइस डिक्रीज हो गए तो फिर मेडिसिन हम ज्यादा क्वांटिटी में लेने लग जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जहां पर हमारे प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारी डिमांड जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी रहती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम कहाँ पर लागू होता है? applies only in agriculture, applies in industry only, applies to all areas of production या फिर the marginal utility applies the depletion rule। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर?
इसका जो राइट आंसर है जो उत्पत्ति ह्रास नियम है, ये हमारा प्रोडक्शन के सभी एरिया पे अप्लाई होता है, क्योंकि फ्रेंड्स डिप्लीशन हर जगह आता है। हम कोई मशीन यूज कर रहे हैं वहां आएगा, किसी बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं वहां भी डिप्लीशन होगा, उसकी वैल्यू में कमी आएगी। तो फ्रेंड्स ये हर जगह होता है। रिपेयरिंग हर किसी में जरूरत होती है, हर किसी को रिक्वायरमेंट होती है उसको मेंटेन करने की। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।